चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आज के पहले टॉपिक से दैट इज आईएफआरएस 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। आईएफआरएस 5 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपने कैफ लेवल पे, एफआर 1 लेवल पे और एफआर 2 लेवल पे कवर तो नहीं किया, लेकिन एट टाइम्स हो सकता है कि एफआर 1 और एफआर 2 लेवल पे आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए हैं उसमें किसी ना किसी मौके पे आपने इसका जिक्र अपने टीचर से जरूर सुना होगा कि जब कोई एसेट आप बेचने के लिए अलहदा कर दो कि आपने इसको बेचना है तो फिर आप उसे आईएफआरएस 5 एसेट हेल्ड फॉर सेल या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लेकर आ जाते हो। ठीक है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास इन्वेंट्री IS2। इन्वेंट्री की डेफिनेशन है, इन्वेंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चीजें आ रही होती हैं कि जो चीज आप बाय करते हो फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई चीज आप बाय कर रहे हो और आपका बिजनेस ही है कि उस चीज को बाय करना है या मैन्युफैक्चर करना है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर हम उसे IS2 इन्वेंट्री में अकाउंट फॉर करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और आपका ये एक नॉन करंट एसेट है और आपने इरादा कर लिया कि अब हमें इसको बेचना है, अब हम इसको यूज नहीं करना, तो अब वो अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 या IAS 40 से उठकर आईएफआरएस 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के स्टैंडर्ड में आ जाएगा। इसके नाम से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है कि स्टैंडर्ड में क्या चीज डील होगी कि अगर कोई नॉन करंट एसेट आपने बेचने की नियत से अलहदा कर दिया, बेचने की नियत पे आ गए हो, तो अब आप उसे आईएफआरएस 5 में अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। बेसिकली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम दो एजेंडा आइटम्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। एक तो ये कि अगर हमारा कोई एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो इसको किस तरह से मेजर करना है, इसको किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, इसको किस तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज करना है, प्रेजेंट करना है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कवर करोगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का। थोड़ा बहुत अगेन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के नाम से समझ आता है कि अगर हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में कोई एक सेगमेंट हम बंद कर दें, फॉर एग्जांपल कि भाई अगर यहाँ की बात करूं तो इस वक्त आईक्यू में सीए की 3 लेवल्स पे क्लासेस कंडक्ट हो रही है, पीआरसी, कैफ और सीए फाइनल। अगर लेट्स से कि मैं अपना पीआरसी लेवल ही डिसकंटिन्यू करने का सोच लूं तो पीआरसी लेवल मेरा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक यूनिलीवर कंपनी है, यूनिलीवर 10 तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, वो फूड आइटम भी बना रही है, वो और तरह तरह की चीजें बना रही है। कोई एक सेगमेंट अगर वो बंद करने का सोचे, कोई ऑपरेशन एक बंद करने का सोचे, तो वो ऑपरेशन या वो सेगमेंट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बन जाएंगे। अगर एक कंपनी है उसके पास 4 सब्सिडरीज हैं अलग अलग मुल्कों में या एक ही शहर एक ही मुल्क में, और 4 सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी को बेचने का इरादा करते, बंद करने का इरादा करते, तो जो हमारे ऑपरेशंस का कोई कंपोनेंट अगर हम बेचने का या बंद करने का इरादा कर देते तो फिर वो हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इस आईएफआरएस 5 का एजेंडा ये है कि जो हमारा एसेट हेल्ड फॉर सेल है उसको किस तरह से अकाउंट फॉर किया जा रहा होगा, और अगर हमारा कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है यानी कि वो ऑपरेशन जो अपने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं उसको हम किस तरह से अपने फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट और डिस्क्लोज कर रहे होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की कि अगर एक नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो रहा है तो वो कब क्लासिफाई होगा, और क्लासिफिकेशन से पहले और क्लासिफिकेशन के बाद उसके ऊपर क्या क्या अकाउंटिंग के रूल्स अप्लाई किए जा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप क्या है ये मैं आज की या इंशाल्लाह कल की क्लास में जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट की। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री वो चीजें जो आप बाय करते हो फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो IS2 के हिसाब से आ रहा होता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कोई मेरे पास इन्वेंट्री है और उसे मैं बेचने का इरादा कर लूं, मैं ये डिसीजन ले लूं कि यार इस नॉन करंट एसेट का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है ना वो अब इसको यूज करके नहीं, इसको सेल करके रिकवर होगा, तो सर ये एसेट मेरा आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई हो रहा होगा। आपको याद होगा कि IAS 16 में जब प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आप देखते हो तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर कभी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की नौबत आए तो आप डिटरमाइन करते हो उसकी रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है कि एक एसेट से मैक्सिमम रिकवरी कैसे हो सकती है। सर एक एसेट से मैक्सिमम रिकवरी 2 तरीके से हो सकती है, या तो इसको यूज करके या उसको बेच के। तो हम रिकवरेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। आईएफआरएस 5 में कोई एसेट कब आएगा, जब आप किसी नॉन करंट एसेट के हवाले से ये डिसीजन ले लो कि अब आपने इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इसको सेल करके ही रिकवर करना है, इसको यूज नहीं करना, तो अब वो एसेट आपका आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आईएफआरएस 5 कुछ कंडीशंस जॉट डाउन करता है। आईएफआरएस 5 ये कहता है कि ये सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तो जाके आपका एक एसेट आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई हो रहा होगा। पहली कंडीशन, the asset is available for sale the asset is available for immediate sale and its present condition। सर जिस एसेट को आप बेचने का इरादा कर रहे हो
वो एसेट आपका अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। फॉर एग्जांपल कि अगर लेट से कि मैं एक प्लांट एंड मशीनरी बेचने का इरादा कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस प्लांट एंड मशीनरी को मैं बेच दूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ कस्टमर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स का बैकलॉग जमा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको प्रेजेंट कंडीशन में नहीं बेच सकता, मुझे वो पहले बैकलॉग पूरा करना है, फिर मैं इस एसेट को बेच सकूंगा। तो ये IFRS 5 में अभी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक अपार्टमेंट है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उसको बेचने का इरादा करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार इस अपार्टमेंट में थोड़ी रेनोवेशन वगैरह करवा लेता हूँ, फिर बेचूंगा ताकि अच्छे पैसे मिल जाए, तो एसेट IFRS 5 में नहीं आएगा। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, कि जिस फॉर्म में आपके पास एसेट अवेलेबल है वो इमीडिएट सेल के लिए रेडी हो। अगर आपकी कोई पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, अगर आप उसमें रेनोवेशन का खर्चा करना चाह रहे हो, इस तरह की कोई चीजें पेंडिंग है, तो फिर वो IFRS 5 का एसेट अभी नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, और दूसरी कंडीशन है द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अब व्हाट डज इट मीन बाय सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल? इसमें वो कोई 4-5 बातें डिस्कस करता है। पहली बात, मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू प्लान टू सेल एसेट। आपकी भी जो भी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसकी अप्रूवल, जिसकी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है एक एसेट को बेचने के लिए, उसकी कमिटमेंट हो। एट टाइम्स कुछ जुरिडिक्शन में ऐसा होता है कि अगर कोई एसेट वगैरह बेचना हो तो उसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल भी लेना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, वहां पे एक प्लांट एंड मशीनरी को बेचने के लिए सीनियर मैनेजमेंट की या डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, तो मैनेजमेंट की और सी डायरेक्टर की अप्रूवल या कमिटमेंट होनी चाहिए इस एसेट को बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी ऐसी कंट्री में ऑपरेट कर रहा हूं जहां पे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना भी जरूरी है, तो शेयर होल्डर की अप्रूवल तक ये मैनेजमेंट कमिटमेंट डिसाइड नहीं होगी। हमारे पास जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो, चाहे वो नॉर्मल मैनेजमेंट हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, उनके एक प्लान, उनकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट की डिसीजन जो सोच रहे हैं ये कंडीशन कैसे, मतलब ये तो इनडायरेक्टली कंडीशन की जरूरत नहीं है। सर किसी ने सवाल पूछा कि सर अगर हम किसी एसेट को IFRS 5 में क्लासिफाई करने का सोच रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियस है कि वो मैनेजमेंट का ही डिसीजन होगा, और अगर मैनेजमेंट का ही डिसीजन है तो फिर मैनेजमेंट की कमिटमेंट की क्या जरूरत है? देखो एट टाइम्स कंपनी में ना बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए जा रहे होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ये कह रही है कि यार ये कैमरा बेच देंगे अगर इस दफा इस बैच में इतने स्टूडेंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने और सर इब्राहिम ने फैसला किया कि यार ये जो कैमरा है ना ये हम बेच देंगे, अगर FAR में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, ये कैमरा जाया हो रहा है, इस कैमरा को हम बेच देंगे अगर FFR में इतने स्टूडेंट्स नहीं है। तो हमारी नीयत तो है इसको बेचने की, लेकिन हमारी नीयत कमिटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नीयत को लिंक कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, नंबर ऑफ बैच साइज। इसी तरीके से कोई मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रही है कि यार ये एसेट जो है ना फालतू पड़ा हुआ है, इसको बेच देते हैं, लेकिन एसेट को बेचने के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है एज पर द लोकल कॉर्पोरेट लॉस। तो मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया, लेकिन चूंकि शेयर होल्डर की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो जब तक शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं आ जाती मेरी पहली वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल, उसकी कमिटमेंट की बात है, उसके बाद हमारी अगली कंडीशंस में हम बात करेंगे। सेकंड कंडीशन, एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर एंड कंप्लीट द प्लान मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड। सर हमने बायर को लोकेट करना स्टार्ट कर दिया हो, लोगों से कोटेशन रेज करना स्टार्ट कर दिया हो, और जो भी हमारा ये एसेट को सेल करने का प्लान है उस प्लान को हमने इनिशिएट कर दिया हो। The asset must be actively marketed for sale at a reasonable price। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखिए अगर मैं किसी एसेट को बेचने का इरादा करता हूं और मैं इसको IFRS 5 में क्लासिफाई करना चाहता हूं, तो ये बात भी जरूरी है कि उसे मैं रीजनेबल प्राइस का मतलब है कि जो भी उसकी उस वक्त की प्रिवेलिंग फेयर वैल्यू है उस पर बेचने का इरादा करूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्लैट है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए, मैं कंपनी हूं, मेरे पास एक फ्लैट है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए, और मैं अपनी मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता हूं कि आपने इस फ्लैट को बेच दो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। तो अब मेरी कमिटमेंट तो है कि मैंने इसको बेचना है, मैंने मैनेजमेंट को डिसीजन ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन मैं प्राइस अनरीजनेबल कोट कर रहा हूं, या मैं ये कह रहा हूं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए अगर आ जाए तो बेच देना। इसका मतलब है कि मैं उसे करंटली बेचने की नीयत नहीं रखता, क्योंकि करंटली से कितना हैच हो सकता है 1 करोड़ रुपए। तो आप जो भी बेचने का इरादा कर रहे हो, आपका इरादा रीजनेबल प्राइस पे हो। The sale is expected to be completed within 1 year from the classification date। आपकी प्रोजेक्शंस होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जिस वक्त आप एक एसेट को IFRS 5 में क्लासिफाई कर रहे हो, 1 साल के अंदर अंदर आपकी सेल मटेरियलाइज हो जाए, 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी सेल को एग्जीक्यूट कर दो।
and it is unlikely that the plan to sell will be significantly changed or withdrawn. और ऐसा ना हो कि आप एक IFRS 5 में एक एसेट को क्लासिफाई करने का प्लान बना के बैठे हो और आगे जाके उस प्लान में चेंजेस होने के चांसेस हो, यानी कि आपने एक एसेट को बेचने का इरादा कर लिया, आगे जाके चांसेस ये हैं, एक्सपेक्टेशन ये कि ये प्लान चेंज नहीं होगा, ये प्लान विड्रॉ नहीं होगा, तो ये सारी बातें वो है जो कि इस तरफ लेके जाएगी कि हमारी सेल हाईली प्रोबेबल है। तो दो मेन कंडीशंस हैं, नंबर 1 the asset is available for sale in its present condition and number 2 the sale is highly probable। अब सेल हाईली प्रोबेबल है या नहीं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम 4-5 बातें देख लेंगे। मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, मैनेजमेंट के प्लान में चेंज एक्सपेक्ट ना होना चाहिए, हमने बायर को ढूंढना या बायर को तलाश करना स्टार्ट कर दिया हो, हम एसेट को रीजनेबल प्राइस यानी कि प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पे सेल करने का इरादा रखते हो, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे अगले 1 साल के अंदर अंदर ये एसेट सेल हो जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात भी है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि अगर एक एसेट को मैं बेचने का इरादा करता हूं, अगर एक नॉन करंट एसेट को मैं बेचने का इरादा करता हूं, ये सारी कंडीशंस पूरी होती है तो उस पर IFRS 5 अप्लाई होगा। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी एसेट को बेचने का इरादा नहीं करते, लेकिन बिजनेस में उसका यूज डिसकंटिन्यू करने का इरादा कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूं और क्लास में जो कैमरा की वीडियो क्वालिटी आ रही है वो मुझे पसंद नहीं आ रही, तो अब मैंने अपने एडमिन स्टाफ को कहा कि यार इस कैमरा को ना स्टोर रूम में रख दो, तो ये कैमरा IFRS 5 में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसको बेचने का इरादा नहीं किया, मैंने इस एसेट के यूज को अबेंडन कर दिया, ये कहलाया जाता है अबेंडन एसेट। तो अगर एक एसेट का यूज डिसकंटिन्यू होने का इरादा हो रहा है तो ये अबेंडन एसेट है, ये एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है। जब एक एसेट को बेचने का इरादा कर लिया जाए तो वो आपका एसेट हेल्ड फॉर सेल कहलाया जा रहा होगा। अब इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह होगी, डेफिनेटली इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग वगैरह होगी। अगर मैं एक एसेट का यूज डिसकंटिन्यू कर देता हूं तो आपको याद होगा कि आपने आई स्टैटिस्टिक्स में कुछ इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़े होंगे, इंटरनल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट, एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। इंटरनल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट में एक इंडिकेटर है कि जब आप किसी एसेट के यूज को डिसकंटिन्यू कर दो या जब आप किसी एसेट के यूज के प्लान को थोड़ा चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, हम उसे डेली 100 यूनिट्स बनाते हैं, हमने फैसला किया कि हम इससे 100 यूनिट नहीं 80 यूनिट बनाएंगे, तो हम चेक करेंगे कि कहीं ये इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट तो नहीं है, कहीं इसकी क्वालिटी का इसकी एफिशिएंसी तो खराब नहीं हो गई, इस वजह से हम ये इरादा कर रहे हैं। तो एक इंटरनेट इसी तरह अगर एक एसेट को तुम अबंडन एसेट बना रहे हो तो डेफिनेटली एक इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है, हमें इसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने की नौबत भी आ सकती है। तो अगर किसी एसेट का मैंने यूज डिसकंटिन्यू कर देना है, किसी एसेट को मैंने यूज डिसकंटिन्यू कर दिया तो वो IFRS 5 में नहीं आएगा, वो एक अबेंडन एसेट है। अबेंडन एसेट के बारे में भी हम आगे ही डिस्कस करेंगे IFRS 5 में आने वाले वक्तों में, लेकिन वो एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं होगा। एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कब होगा? जब आप ये प्रिंसिपली डिसाइड कर लो कि एक एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट उसको सेल करके रिकवर करना है, ना कि बेच के। इसके लिए 2 कंडीशंस हैं, एसेट मस्ट बी अवेलेबल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन फॉर इमीडिएट सेल एंड द सेल इज हाईली प्रोबेबल। सेल इज हाईली प्रोबेबल के लिए उसके लिए कुछ आपको कुछ इंडिकेटर्स वगैरह देता है कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट हो, कमिटमेंट चेंज होने के चांसेस ना हो, बायर को ढूंढ रहे हो, रीजनेबल प्राइस कोट की हो, ये सारी बातें होंगी तो हमारा एसेट IFRS 5 में क्लासिफाई हो रहा होगा। अब जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने ऑलरेडी कैफ लेवल पे कवर किए, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपने ये बात देखी है कि हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करता है और एक एसेट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करता है। लाइक इन्वेंट्री को हम इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप इनिशियली मेजर करते हो कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंटली मेजर करते हो लोअर ऑफ या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंटली मेजर करते हैं या तो फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल। IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट या तो इनिशियली मेजर होगा कॉस्ट पे, सब्सिक्वेंटली आपके पास 3 मॉडल्स हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेवरेबल थ्रू P&L, फेवरेबल थ्रू OC। इसी तरीके से IFRS 5 की भी कुछ मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब एक एसेट IFRS 5 में क्लासिफाई होगा तो उसको कैसे मेजर किया जाएगा और सब्सिक्वेंटली बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे हम इसको किस तरह से मेजर कर रहे होंगे। लेकिन इन मेजरमेंट रिक्वायरमेंट को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ मेजरमेंट एक्सेप्शंस हैं। कुछ हमारे पास 6 तरह की चीजें ऐसी हैं, कुछ हमारे पास 6 तरह के एसेट्स ऐसे हैं जिसपे IFRS 5 का मेजरमेंट क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन से, पहले वो मैं लिस्टिंग रीड करता हूं फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट IAS 12 के हिसाब से, एसेट अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट IAS 19 अभी हमने कवर नहीं करा है लेकिन वक्त के साथ साथ आप समझ जाएंगे। फाइनेंशियल एसेट IFRS 9, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल दैट इज IAS 40 में बायोलॉजिकल एसेट,
and contractual right under insurance contract, that is IFRS 4 insurance contract. इन 6 तरह के एसेट्स के ऊपर, इन 6 तरह के एसेट्स के ऊपर अगर आपने इन 6 तरह के एसेट्स को बेचने का इरादा भी कर लिया है तो भी इस पे IFRS 5 का मेजरमेंट क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। ये 6 तरह के एसेट्स ऐसे स्पेसिफिक एसेट्स हैं जो कि अगर बेचने का भी इरादा कर लें, हेल्ड फॉर सेल भी क्लासिफाई कर दें, तो भी अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मेजर हो रहे होंगे। याद रहे, वो मेजर अपने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर IFRS 5 की होगी। जब हम IFRS 5 में किसी नॉन करंट एसेट को लेकर आएंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी डिस्क्लोजर बदल जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? नॉन करंट एसेट्स में। लेकिन जब आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेचने का इरादा कर लोगे ना, तो अब वो नॉन करंट एसेट में नहीं आएगा, वो करंट एसेट में आ जाएगा। और ये बिल्कुल ऑब्वियस, ये बिल्कुल रीजनेबल है, लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 12 महीनों के अंदर अंदर में इसको बेच देंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी है और आपने अब इसको बेचने का इरादा कर लिया, तो ये IFRS 5 का एसेट बन गया। ये IFRS 5 के तहत करंट एसेट में ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा, करंट एसेट में ही प्रेजेंट हो रहा होगा। लेकिन हम इस पे IFRS 5 का मेजरमेंट क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे IAS 40 के हिसाब से फेयर वैल्यू पे ही कैरी कर रहे होंगे। तो ये जो 6 आइटम्स मैंने आपके सामने रीड करे ना, जिसमें डेफर्ड टैक्स एसेट है, जिसमें IAS 19 का एम्प्लॉय बेनिफिट का एसेट है, जिसमें फाइनेंशियल एसेट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू है, जिसमें बायोलॉजिकल एसेट की नॉन करंट एसेट है, जिसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, अगर ये चीजें हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होती है तो ये प्रेजेंट और डिस्क्लोज IFRS 5 के हिसाब से ही होगी। बस इसके ऊपर जो मेजरमेंट के रूल्स हैं वो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही अप्लाई होंगे, IFRS 5 के अप्लाई नहीं हो रहे होंगे। सर अगर हम एक एसेट को IFRS 5 में लेकर आते हैं तो IFRS 5 में लाने के बाद हम उस एसेट को कैरी करेंगे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर एक एसेट IFRS 5 में क्लासिफाई होता है तो IFRS 5 में क्लासिफाई होने के बाद वो मेजर होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब देखें, आपको याद होगा कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने कवर किया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का FER 1 में। FER 1 में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चेंज ऑफ यूज या रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कि अगर आपकी कोई ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, या आपकी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है, आपने उसको ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बना दिया, आपकी कोई इन्वेंट्री है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे, आपने उसको इन्वेंट्री बना दिया। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं कि हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उठकर दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जा रहे हो। या तो आप IAS 40 से उठकर IAS 16 या IAS 2 में जा रहे होंगे, या IAS 16 या IAS 2 से उठकर आप IAS 40 में आ रहे होते हो। तो हम बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की रिक्लासिफिकेशन करते हैं। जो सारी बातें, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हमने वहां रिक्लासिफिकेशन के कवर किए थे, मोर और लेस वही बातें आपकी IFRS 5 में भी डिस्कस की गई है। जब आप एक एसेट को IFRS 5 में क्लासिफाई करोगे तो क्लासिफिकेशन डेट तक उस पे पुराना वाला स्टैंडर्ड पूरा अप्लाई करोगे। ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं एक एसेट के हवाले से डिसीजन लेता हूं कि मुझे एक एसेट को IFRS 5 में क्लासिफाई करना है, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करना है, तो जिस दिन मैं ये डिसीजन ले रहा हूं उस दिन तक मैं अपने पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उस एसेट को रीमेजर कर रहा हूंगा। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास साल के शुरू में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रही है बैलेंस शीट पे, 3 महीने बाद हमने इसको बेचने का इरादा कर लिया, तो पहले मैं उस एसेट को 3 महीने डेप्रिशिएट करूंगा और 3 महीने डेप्रिशिएट करने के बाद जो रह जाएगा उसे IFRS 5 में क्लासिफाई करूंगा। फॉर एग्जांपल कि मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या फॉर एग्जांपल कि मैं एक IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको मैंने रिवैल्यूएशन मॉडल में रखा है और 3 महीने बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको बेचने का इरादा करता हूं, तो 3 महीने बाद पहले इसमें मैं रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करूंगा और फिर उसको मैं IFRS 5 में लेकर आ रहा हूंगा। तो IFRS 5 में क्लासिफाई होने से पहले जिस भी रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जिस भी रेलेवेंट अकाउंटिंग IFRS में आपका एसेट कैरी हो रहा है, आप उस एसेट को उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अकाउंट फॉर कर रहे होंगे और फिर आप उसे IFRS 5 में क्लासिफाई कर दो। IFRS 5 में क्लासिफाई करने के बाद हम इसको किस पे कैरी करेंगे सर? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जिस दिन आप एक एसेट को किसी और स्टैंडर्ड से उठाकर IFRS 5 में ला रहे हो, उस वक्त की कैरिंग अमाउंट, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन की कैरिंग अमाउंट या जो भी उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, हम इन दोनों के लोअर पे अपने एसेट को मेजर कर रहे होंगे। याद रखिएगा, IFRS 5 में आने के बाद आपका एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा। एक एसेट अगर IFRS 5 में एक दफा क्लासिफाई हो गया
तो क्लासिफिकेशन डेट तक तो उसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, हो सकता है A16 के तहत, लेकिन IFRS 5 में क्लासिफिकेशन होने के बाद उसके ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रही होगी। क्या ये बातें समझ आती है हमें? सर किसी ने सवाल पूछा कि आपने जो हमें मेजरमेंट एक्सेप्शन कवर करवाई थी उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा था, तो डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे IFRS 5 का एसेट हो सकता है? डेफर्ड टैक्स एसेट को हम कैसे बेच सकते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट तो हम इस वजह से रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास कुछ डिडक्टेबल डिफरेंसेस हैं जिसके केस हमें फ्यूचर में टैक्स बेनिफिट या टैक्स डिडक्शन मिलेगी, तो हम डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको जितनी बातें बताई ना वो सारी लिमिटेड है एक नॉन करंट एसेट से, लेकिन एक टर्म जिसका मैंने सिर्फ नाम रीड करा, कुछ डिस्कस नहीं करा, दैट वाज डिस्पोजल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कि यूनिलीवर है, यूनिलीवर डेयरी प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, फूड आइटम्स भी बना रहा है, कॉस्मेटिक्स भी बना रहा है और 10 तरह की चीजें बना रहा है। उसने सोचा कि वो जो डेयरी प्रोडक्ट का सेगमेंट है ना उसको बेच दे। तो जब वो अपने डेयरी प्रोडक्ट का सेगमेंट बेच रहा होगा ना, तो उस सेगमेंट में कोई एक प्लांट एंड मशीनरी नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ एसेट्स आ रहे होंगे जिसको कहा जाता है CGU। CGU का नाम हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन फाइनल लेवल में आप बहुत दफा आने वाले वक्तों में सुनने वाले हो। CGU का मतलब होता है कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट दैट कैन जनरेट कैश फ्लोस। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट दैट कैन जनरेट कैश फ्लोस। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस कमरे की बात करूं तो इस कमरे में कैमरा भी है, AC भी है, चेयर्स भी है, टेबल भी है, लैपटॉप भी है, फर्नीचर भी है, लाइट पंखे वगैरह भी है। क्या मैं इन एक एक एसेट्स के वैल्यू न्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं? ये चेयर कितना इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा यूज करके, ये कैलकुलेट करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये AC कितनी वैल्यू न्यूज जनरेट करेगा, ये कैलकुलेट करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीजें मिलकर एक क्लासरूम बन रही होगी तो अब इस क्लासरूम की वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करना पॉसिबल है। तो यहां से एक CGU का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। व्हाट इज CGU? CGU इज स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट दैट कैन जनरेट कैश फ्लोस। तो डिस्पोजल ग्रुप पे हम वैसे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जब आप कोई एसेट या कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स को बेचने का इरादा करते हो, फॉर एग्जांपल कि मेरी कंपनी का डेयरी सेगमेंट है, फूड सेगमेंट है, कॉस्मेटिक सेगमेंट्स है, और मैंने सोचा कि मेरा डेयरी प्रोडक्ट का सेगमेंट में बंद कर बेच रहा हूँ, तो उस डेयरी सेगमेंट में जितनी चीजें आ रही हैं, उसकी प्लांट एंड मशीनरी, उसकी इन्वेंट्री, उसका रिसीवर्स, उसकी पेपर्स, उसके वर्कर्स की लाइबिलिटीज, उसके वर्कर की जो पेंशन वगैरह की लाइबिलिटीज होंगी, उस सेगमेंट पे हमारा कोई डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो वो पूरा सेगमेंट IFRS 5 में आ जाएगा एज अ डिस्पोजल ग्रुप। तो फिर हम जब उस सेगमेंट के डिफरेंट एसेट्स को देखेंगे तो कुछ एसेट्स हमारे पास एक्सेप्शन पे आ रहे हैं जिसपे IFRS 5 की मेजरमेंट रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, बाकी सारे उस सेगमेंट के एसेट IFRS 5 के हिसाब से लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर हो रहे होंगे। क्लियर है सर? तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि अगर आप किसी एसेट को किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उठाकर IFRS 5 में लेकर आते हो तो डेट ऑफ क्लासिफिकेशन तक आप उस पे पुराना वाला स्टैंडर्ड पूरा पूरा अप्लाई करोगे, और क्लासिफिकेशन करने के बाद आप उसे IFRS 5 के तहत लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिचएवर इज लोअर पे मेजर करोगे। IFRS 5 में आने के बाद आपका एसेट डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होगा। अब गौर से समझिएगा एक एग्जांपल को, तो फिर ये जो मैंने स्लाइड में बात लिखी है आपको समझ आएगी। देखिए, फॉर एग्जांपल साल के शुरू में 1 जनवरी 2020 पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है लेट से 1000 रुपए, इसकी लाइफ रहती है लेट से 3 साल, और मैंने 3 महीने के बाद 31 मार्च 2020 पे इरादा कर लिया कि मैं इस एसेट को बेच दूंगा। यानी कि मैंने इरादा कर लिया कि अब मुझे इस एसेट को IAS 16 से रिक्लासिफाई करके IFRS 5 के अंदर लेकर आना। तो पहला काम तो क्या होगा कि मैं अपने इस एसेट को 3 महीने डेप्रिशिएट करूंगा। यानी कि अगर मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ रही है 1 जनवरी 2020 पे 1000 रुपए की, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। सर 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1000, 3 साल की लाइफ और 3 महीने का डेप्रिसिएशन 250। 250 वैसे बहुत ज्यादा लग रहा है, ना नहीं होगा। पहली क्लास लेना है और एक बच्चा भी कैलकुलेटर लेकर नहीं आया। निकालें सर, मोबाइल निकालें,
वो उठा लो उसका पीछे से कैलकुलेटर। ये हम उठाएंगे एक साल के अंदर 4 पर्चे 83 कर देते, यानी कि पहले मैंने इस एसिड को 3 महीने डेप्रिशिएट करा। पहले मैं इसको लेकर आ गया 31 मार्च 2020 पे, $916 या 917, 3 महीने मैंने इसको डेप्रिशिएट। अब मैं इसको IFRS 5 में क्लासिफाई करना चाह रहा हूं, तो अब मैं इसकी करूंगा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। अगर तो ये एसिड कॉस्ट मॉडल में, क्या मैं इसकी करूंगा रिवोल्यूशन मॉडल, अगर ये रिवोल्यूशन मॉडल। अब देखिए अगर आप इस डेट पे इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हो तो हम I-36 में ऑलरेडी कवर करके आए कि इम्पेयरमेंट हमारी कहां रिकॉर्ड होती है, P&L में, या फिर I-16 के तहत इसको रिवोल्यूशन मॉडल के तहत रिवैल्यू करते हो तो फिर रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट कहां रिकॉर्ड होता है सर, P&L में भी रिकॉर्ड हो सकता है, OCI में भी रिकॉर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर पहले ही कोई रिवोल्यूशन रिजर्व रखा हुआ है तो फिर डाउनवर्ड रिवोल्यूशन हम P&L में नहीं OCI में रिकॉर्ड करते, और अगर कोई रिवोल्यूशन रिजर्व ना हो तो फिर हम उसको P&L में रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस वक्त आप एक एसिड को IFRS 5 में लेकर आओगे ना, तो रिक्लासिफिकेशन से पहले उसमें पुराना स्टैंडर्ड पूरा अप्लाई कर रहे होंगे। रिक्लासिफिकेशन के बाद अब उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बन गई 917। हमने लेट से इस पे देखा तो इस पे कोई इम्पेयरमेंट नहीं आ रही, तो कोई रिवोल्यूशन नहीं आ रही, हमने 917 पे इसको क्लासिफाई कर दिया IFRS 5 में। अब IFRS 5 में लाने के बाद आप इसको कैरी करोगे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन क्लासिफिकेशन डेट, दैट इज 917, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जो भी इन दोनों का लोअर होगा हम अपने एसेट को इन दोनों के लोअर पे मेजर करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली बताना ये था कि IFRS 5 में आने से पहले जो भी आपकी इम्पेयरमेंट है एज पर द रेलेवेंट रिकॉर्डिंग मॉडल, या तो वो P&L में रिकॉर्ड हो रही होगी या वो OCI में रिकॉर्ड होगी। जैसे IFRS 5 में लाने के बाद लेट्स से किसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, एग्जांपल लेता हूं मैं 800 रुपए। इसका मतलब है कि मुझे 917 के एसिड को 800 पे लाना पड़ेगा। अब जो हमारे पास 117 का इम्पेयरमेंट आया ये हमारा हमेशा P&L में रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो IFRS 5 में आने से पहले पुराने स्टैंडर्ड रेलेवेंट स्टैंडर्ड पूरा अप्लाई होगा। हो सकता है इम्पेयरमेंट P&L में रिकॉर्ड हो सकता है इम्पेयरमेंट OCI में रिकॉर्ड हो, डिपेंड करता है कि वो एसिड पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे मेजर हो रहा है। IFRS 5 में आने के बाद अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम हो जाती है तो जो भी इम्पेयरमेंट आएगी वो आपकी P&L में रिकॉग्नाइज हो रही होगी। जी सर। सर ये जो कैरिंग अमाउंट 917 ऑन द क्लासिफिकेशन डेट टू IFRS 5 है 917, ये तो पुराने स्टैंडर्ड की एग्जिट अमाउंट ही होगी ना। यस, अगर पुराने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में आपका एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है या उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है तो डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट या रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट है उस कैरिंग अमाउंट पे आपने इस एसेट को रिक्लासिफाई कर दी। अब IFRS 5 में आने के बाद एसेट कैरी होगा लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑन द क्लासिफिकेशन डेट और फेयर लेस कॉस्ट टू सेल। तो ये कैरिंग अमाउंट हमारी वही बनेगी जो पुराने स्टैंडर्ड की एग्जिट अमाउंट। सर 2 सवाल मेरे पास आए। एक तो ये कि आपका एक एसिड है लेट्स से कि वो IS-16 में, और IS-16 में आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो रिवैल्यूएशन मॉडल, सही है सर। मैं उसे IS-16 में मैं इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहा था, 1000 रुपए की कैरिंग अमाउंट थी, साल के शुरू में 3 महीने डेप्रिशिएट किया तो कैरिंग अमाउंट बन गई 917। अब इस दिन इसकी फेयर वैल्यू लेट्स से 1000 रुपए, और मैं ज्यूम कर रहा हूं कि इस दिन से पहले कोई रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं हुई। अब IFRS 5 में जाने से पहले मुझे इसको IS-16 के हिसाब से रिवैल्यू करना पड़ेगा। IS-16 के हिसाब से अगर मैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ 1000 पे ला रहा हूँ एसिड को, तो मेरे एसिड के ऊपर 83 का
रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई रिकॉर्ड हो जाए और मेरा एसेट 31 दिसंबर 2020 पे फेयर वैल्यू का जाए। अब मैं इसे क्लासिफाई करके आईएफआरएस 5 में लेके आ, तो किस कैरिंग अमाउंट पे क्लासिफाई करूंगा? 1000 रुपए। अब लेट से कि आपको डेटा ये दिया जा रहा है कि भाई फेयर वैल्यू तो 1000 ही थी, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिखी, तो यहाँ चेंज तो नहीं हो जाएगी अब एक ही दिन में, लेकिन इस एसेट को बेचने में लेट से 200 का खर्चा है, तो फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल कितनी है? 800। अब आपने देखा कि हमारे पास लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1000 और फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल कितनी है? 800। तो मुझे अपने एसेट को कैरी किसने करना पड़ेगा? इन दोनों के लोअर। अब इन दोनों के लोअर पे जब आप कैरी करोगे तो ये जो 200 रुपए का डिक्लाइन आया सर आईएफआरएस 5 में आने के बाद ये डिक्लाइन आपका पीएनएल में ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। अगर आपके पास एक एसेट के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस भी क्रिएट हुआ है लेकिन स्टिल आईएफआरएस 5 में ले जाने के बाद उसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल कम हो रही है, तो उसके ऊपर जो फर्दर इंपेयरमेंट आ रही है वो पीएनएल में ही रिकॉर्ड हो रही होगी। रिक्लासिफिकेशन से पहले पुराना वाला स्टैंडर्ड पूरा अप्लाई होगा, रिक्लासिफिकेशन के बाद आप इसके ऊपर मजीद अगर कोई इंपेयरमेंट आती है, फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल कम हो जाती है, तो जो मजीद इंपेयरमेंट आ रही होगी वो आपकी पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही होगी। फिर किसी और ने भी सवाल ये पूछा था सर आप उसको आईएफआरएस 5 में ला ही क्यों रहे हो? बेचने का इरादा करो तो बेच दे, तो डिस्पोजल गेन रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, हम अकाउंट्स बेसिकली बनाते क्यों हैं? सर हम अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं कि कंपनी के जो मामलात हैं उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर अपने यूजर्स या अपने शेयरहोल्डर्स को कम्युनिकेट कर सके बाय वे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर एक एसेट मेरी कंपनी के बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो पूरे साल डेप्रिशिएट हो, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो, ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू है। लेकिन अगर एक एसेट 3 महीने के बाद मैंने बेचने का इरादा कर लिया और बेचने का इरादा बेचा नहीं है, मैंने बेचने का इरादा कर लिया, सारी कंडीशंस पूरी हो गई, लेकिन 31 दिसंबर 2020 आ गया और अभी भी एसेट बिका ही नहीं। अब अगर अकाउंट्स में मैं 12 महीनों का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा ना तो ये सही नहीं होगा क्योंकि मैंने एसेट इस्तेमाल कितना किया? सिर्फ 3 महीने। और अगर अकाउंट्स में मैं इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से दिखाऊंगा तो ये भी मैंने यूजर्स को मिसगाइड किया। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं, ये एक ऐसा एसेट बन चुका है जिसको मैं बेचने का इरादा कर रहा हूँ, तो इसको मुझे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जी मुसद्दिक। और उसके बाद जब उसको आईएफआरएस 5 में ट्रांसफर कर दिया तो कंडीशंस भी उसके हिसाब से तो ये 1 साल के तो बिक जाना चाहिए, तो उसका सरप्लस था तो उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर। सर एक थोड़ा सा वैसे हम आगे ये चीज डिस्कस करेंगे एफएफआर में ही कि आपने एक एसेट को बेचने का इरादा किया, आपने एक एसेट को आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई किया। आईएफआरएस में 5 में क्लासिफाई करने के लिए 2 मेजर कंडीशंस थी। द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड द सेल इज हाईली प्रोबेबल। और सेल इज हाईली प्रोबेबल में आपने मैं 5 बताई थी, जिसमें से एक बात ये भी थी कि इट इज प्रोबेबल दैट सेल विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल विल बी एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट 1 ईयर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल अगले 1 साल में एग्जीक्यूट हो जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि आपने एक एसेट आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई किया और वो अगले 12 महीनों में बिके ही ना, अगले 24 महीनों में ना बिके, ऐसा हो सकता है। हम एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे चल रहे हैं। मैंने कैमरा आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई कर दिया ये सोच के कि इसको बेचना है, सारी कंडीशंस पूरी कर दी, 12 महीनों के अंदर बेच दूंगा। जरूरी तो नहीं है कि 12 महीनों में बेच सकूं, जरूरी तो नहीं है 24 महीने में बेच सकूं, लेकिन जिस वक्त आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो उस वक्त आप देखोगे कि आप कंडीशंस मीट करते हो, यस आईएफआरएस 5। अब आगे जाके एक्चुअल आउटकम तो कुछ और आ सकता है। इवन आगे जाके आप ये भी पढ़ोगे कि ऐसा भी होगा कि आपने एक एसेट को बेचने का इरादा किया, सारे क्राइटेरिया मीट किया, आपने उसको आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई कर दिया, कुछ अर्से के बाद आपका इरादा चेंज हो जाए कि नहीं यार इसको नहीं बेचना, तो फिर वो एसेट दोबारा आईएफआरएस 5 से उठकर अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड में वापस भी आएगा, लेकिन वो हम थोड़ा आगे जाके कवर करेंगे। वो कह रहा है कि एक्टिवली मार्केट हो प्राइस की होती है जो मार्केट में मतलब ज्यादा चांसेस तो ऐसे हैं कि बिक ही जाएगा, लेकिन रेयर्स कम चांसेस में ऐसा हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन मटेरियलाइज ना हो सके। अच्छा, अब आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा हुआ है आईएफआरएस 5 में आने से पहले, आप उसे आईएफआरएस 5 में लेकर आ गए। आईएफआरएस 5 में अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है तो इसका इंपेयरमेंट पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। अब सवाल ये होता है कि जो मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया इसका क्या करेंगे?
सर जब हमारा एसेट बिक जाएगा तब हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को सिंपली इक्विटी में मूव करवा दो, मतलब फॉरेन भी इक्विटी में मूव करवा दो या वेट करो, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इक्विटी भी इक्विटी है और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी इक्विटी ही है। तो आप उसे फॉरेन ही मूव करवा दे या सब्सिक्वेंटली मूव करवा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हम इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं जिसकी बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन के रूल्स हमें समझ आएंगे, और उसके बाद जो है फिर हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह भी देखते हैं। अगर हम अपने पास आईएफआरएस 15 के हैंडआउट में आए तो शुरू के 4 सवालों में सिर्फ डिस्कशन है कि कहां आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई होगा, कहां आईएफआरएस 5 में क्लासिफाई नहीं होगा।